तो कल की क्लास में हमने क्या किया था, हमने कल की क्लास में सीक्वेंस के आपको डेफिनेशन दिए एंड बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है इसकी डेफिनेशन दिए एंड कुछ एग्जांपल्स हम किए। सो आज हम जो डेफिनेशन सबसे पहले करने वाले हैं वो है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट अब कब कहेंगे। सो यहाँ पर डेफिनेशन आती है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। सो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। सो बेसिकली कोई सीक्वेंस है जो n गोज टू इनफाइनाइट पे उसकी कौन सी टर्म हमें मिलेगी, दैट इज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। एंड वो जो लिमिट है आपको क्या मिलती है, यानी फाइनाइट अगर नंबर पे पहुंचते हैं हम देन उसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। अगर फाइनाइट पे नहीं पहुंचेंगे तो उसको हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। तो डेफिनेशन से पहले आप कुछ सिंपल एग्जांपल देख लो। सपोज आपके पास में एग्जांपल फर्स्ट मान लो an सीक्वेंस है जो कि इस टाइप से है 1/n। यस कम इन। तो ये सीक्वेंस में कौन से मेंबर होंगे, 1, 1/2, 1/3। कल ही एग्जांपल किया था, आप जानते हैं इस एग्जांपल के बारे में। सो n गोज टू इनफाइनाइट पे ये किस तरफ जाने की कोशिश कर रही है सीक्वेंस, किस तरफ जाने की कोशिश कर रही है, जीरो की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिक्रीज होती जा रही है एंड वो जीरो की तरफ जाएगी n गोज टू इनफाइनाइट पर। सेकंड सीक्वेंस अगर कोई bn सीक्वेंस है, सपोज ये सीक्वेंस है n² की, तो इसमें क्या है 1², 2², 3², 4² एंड सो ऑन। सो ये सीक्वेंस किधर जाने की कोशिश कर रही है, इनफाइनाइट की तरफ। Cn कोई सीक्वेंस है, ये है आपकी -1/n। तो इसमें कौन सी टर्म आएगी, -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो n गोज टू इनफाइनाइट पे ये कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, -1 या फिर +1, दो ही ऑप्शन है इसके पास में। ना तो इनफाइनाइट पे जा रही है ना किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर रुक रही है। ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल आप ये देख लीजिए, dn कोई सीक्वेंस है, सपोज ये है 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड भी 3 है एंड सभी टर्म्स इसकी 3 हैं, 3 3 3 एंड सो ऑन। ये कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं इसको। ठीक है। इसमें सभी टर्म्स सेम टर्म है, तो n गोज टू इनफाइनाइट पे ये सीक्वेंस कहाँ पर जाएगी, 3 पे ही जाएगी, क्योंकि सभी टर्म्स 3 आ रहे हैं। सो यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो 0 के ऊपर जा रही है, 0 इज फाइनाइट। सेकंड इज गोइंग टू इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इज नॉट फाइनाइट। एंड थर्ड टर्म गोइंग टू, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, -1 और 1 के बीच में सफल कर रही है। एंड जो dn है वो 3 के ऊपर कन्वर्ज करने की कोशिश कर रही है, यानी 3 के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेयर सीक्वेंस जो 1/n an एंड जो सीक्वेंस है 3 आर गोइंग टू some finite number as n goes to infinite। ये मैंने एरो अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब n goes to, ठीक, लेट मी राइट इट, goes to, n goes to infinite है इसका मतलब। सो किसी फाइनाइट नंबर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों, फर्स्ट वाली 0 पे जाने की कोशिश कर रही है, सेकंड वाली 3 के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। Whereas जो सीक्वेंस आपकी है n² एंड जो है -1/n, ठीक है, ये दो सीक्वेंस हैं, इनके बारे में क्या है, दीज आर
these sequences as n goes to infinite are not going to some particular finite point, are not going to some particular point, some finite point as n goes to infinite. As you can see, फर्स्ट जो n स्क्वायर है वो प्लस इनफाइनाइट पे चली जाएगी, जो सेकंड है वो -1 इस टाइप से करेगी। सो अब मैं जो डेफिनेशन लिखने वाला हूँ उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर n गोज टू इनफाइनाइट पे किसी एक फाइनाइट लिमिट आपको मिल जाए, ठीक है ना, एक फाइनाइट नंबर मिल जाए, तो उसको हम बोलेंगे ऐसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है उसके अलावा जो भी बच गए वो सभी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। सो डेफिनेशन जो कन्वर्जेंट की है ऊपर जो लिखा था वो डेफिनेशन है। ए सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी एसटीबी इज सेड टू बी converge to a finite limit point to a finite number लिख देता हूँ इसको, finite number L if an approaches to L if n goes to infinite। मीनिंग क्या हुआ इसका, सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट कब कहेंगे, टू ए फाइनाइट नंबर एल। वो जो कन्वर्जेंट जो फाइनाइट नंबर है उसको मैंने यहाँ पर एल लिखा है। इफ ए एन अप्रोचेज टू एल, अगर ए एन एल की तरफ जाता है एज एन गोज टू इनफाइनाइट, ठीक है। सो मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज, मैथमेटिकली ये तो वर्ड्स में हो गया, वी विल राइट इट एज, इस टाइप से हम इसको लिखेंगे, लिमिट, ये लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, लिमिट के नीचे n गोज टू इनफाइनाइट, कौन सी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ए एन, एंड बाद में क्या आई है, n गोज टू इनफाइनाइट पे l आया आपके पास में। सो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट ए एन इज इक्वल टू l। सो यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर l इज कॉल्ड, l क्या है, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एन। एल क्या है, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एन है, ये नोटेशन हम देंगे, इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर जो हम अबोव एग्जांपल, देयरफॉर फ्रॉम अबोव एग्जांपल्स we can write as, इस टाइप से लिख सकते हैं, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, कौन सी सीक्वेंस थी उधर देखो, n गोज टू जो कन्वर्ज कर रही थी, एक तो था 1/n, एक था सीक्वेंस 3। सो 1/n वाली सीक्वेंस यहाँ पे an लिखा है, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट an 0 है फर्स्ट, एंड लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट 3 जो है वो आएगा 3, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। एंड इफ ए सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, देन sequence is said to be divergent, then sequence is divergent। So therefore हमारा जो divergent sequence कौन सी है, so we have divergent sequence
कौन कौन सी सीक्वेंस है आपके पास में? एक तो है, कौन सी सीक्वेंस थी, n स्क्वायर, एंड एक था -1 पावर n वाली सीक्वेंस। ये दोनों डाइवर्जेंट सीक्वेंस थी। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल निकालते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में वो लिखता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, फाइंड लिमिट n goes to infinite 3n-2 अपॉन n। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आपको निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि an जो है, an क्या है, 3n-2 अपॉन n है। an इज 3n-2 अपॉन n। इस पे अगर n गोज टू इनफाइनाइट लगाता हूँ तो क्या आएगा, ये आपको पूछा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप? n गोज टू इनफाइनाइट अगर आप पुट करने लगेंगे तो किस टाइप से आएगा? आप डायरेक्टली मत पुट करना, क्योंकि ऊपर अगर इनफाइनाइट पुट करेंगे, नीचे भी इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म आएगी तो क्या करेंगे, एल ऑर्बिटल रूल लगाएंगे। बट एल ऑर्बिटल रूल हम लगाते थे कहाँ पर? जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता था या वेरिएबल होता था। यहाँ पर तो नंबर है ना, 1 के बाद डायरेक्ट 2 पे जा रहे हैं, वो भी लगा सकते हैं, पर उसका नाम अभी एल ऑर्बिटल नहीं देंगे। आप इस टाइप से कर सकते हो। बेसिकली हमें करना क्या है, ऊपर से n एक कॉमन ले लूंगा, नीचे से n कॉमन ले लूंगा, n से n कैंसिल कर दूंगा, देन जो बचेगा उसके ऊपर लिमिट लगा सकते हैं। देखो किस टाइप से आ जाएगी। डायरेक्टली लगाओगे तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ जाएगी, जो कि नॉट डिफाइंड है। सो इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट। अगर मैं n कॉमन ले लूं ऊपर से, तो फर्स्ट टर्म यहाँ n कॉमन लेने के बाद में 3 बचा है, माइनस यहाँ पर 2 अपॉन n आया, अपॉन नीचे, नीचे n का n है। सो आई कैन कट n टू n, n से n हमने कट कर दिया है। अगर n से n कट कर दिया है तो अब आपके पास में क्या बच गया है, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट 3 माइनस 2 अपॉन n। तो ये कितना हो गया, 3 के ऊपर लिमिट लगाएंगे तो 3 रहेगा, 2 अपॉन n के ऊपर n गोज टू इनफाइनाइट रखेंगे तो 2 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 2 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही ठंडा है, क्या है, ठीक है। आपको पता नहीं 2 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, बोल दिया करो ना। कुछ प्रॉपर्टीज हैं लिमिट की, वो देख लो आप एक बार। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट से पहले कुछ मैं लिख देता हूं इसकी हेडिंग के लिए। सपोज an and bn, an and bn be two convergent sequence कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोला है मैंने। an कन्वर्जेंट है, इसका मतलब कोई इसकी फाइनाइट लिमिट है, एंड bn कन्वर्जेंट है, इसका मतलब इसकी भी कोई फाइनाइट लिमिट है। तो मान लो कि कन्वर्जेंट है तो फाइनाइट लिमिट है, तो सपोज किस पे से जो है लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट an मान लो कि क्या है, a है, एंड लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट bn सपोज b है। कन्वर्जेंट मैंने बोल दिया तो उनकी लिमिट कुछ फाइनाइट जरूर होगी, ठीक है। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है दैट अगर आपको लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट सीक्वेंस an प्लस bn अगर करना है, ठीक है ना, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट सीक्वेंस an प्लस bn करना है, तो वो इक्वल टू हमेशा आएगा इस टाइप से आ जाएगा। लिमिट अलग अलग हो जाएगी, n गोज टू इनफाइनाइट an प्लस लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट bn, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना।
और ये कितना होता है, n गोज टू इनफाइनाइट ए एन ए है और वो b है, ठीक है ना। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। से अगर माइनस लगा हो यहाँ पे ए एन माइनस बी एन, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो दोनों प्रॉपर्टी एक साथ मैंने बता दी है आपको, ठीक है। अगर इस टाइप से है लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट सीक्वेंस ए एन को बी एन से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, तो वो मल्टीप्लेशन भी इधर आ जाएगा लिमिट में, ए एन लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट बी एन। सो ए एन से बी एन मल्टीप्लाई हो गया, एंड ये कितना है, ये a है एंड ये b है, तो a इंटू बी आ गया है। ये हो गई थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डिवाइड के लिए है, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, अगर a n अपॉन बी एन करना है आपको, तो लिमिट ऊपर और नीचे लग जाएगी अलग अलग। सो लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट बी एन, सो ऊपर आएगा a, नीचे आएगा b, प्रोवाइडेड जो bn है ये नॉन जीरो होना चाहिए एंड जो b है ये भी नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। तो क्या हो गया, समीशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीक्वेंस हो गया, डिवीजन ऑफ सीक्वेंस हो गया। इसके बाद में कांस्टेंट मल्टीपल रूल देख लीजिए। अगर आपको इस टाइप से निकाला, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट सम कांस्टेंट c इनटू सम जो सीक्वेंस an है, इसकी लिमिट निकालनी है, तो वो c जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है हमेशा, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट an बच जाएगा। सो आंसर विल बी c इंटू a, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ वेयर c इज ए कांस्टेंट, c क्या है, कांस्टेंट है। फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है पावर रूल। अगर आपको, अगर p कोई है ग्रेटर देन 0 है एंड जो सीक्वेंस के सभी टर्म्स है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, देन लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट an पावर कितना है, an पावर p है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट an एंड इसकी पावर p, आप इसको लिख सकते हैं। सो ये हो गया a पावर p, क्योंकि लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट an होता है a, सो a पावर p आ गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, जितना एग्जांपल करोगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल लिमिट फाइंड आउट करो, आप तो खुद फाइंड आउट करो, n गोज टू इनफाइनाइट, ये लिमिट आप फाइंड आउट करो, 4 अपॉन n क्यूब कितना आएगा, ठीक है, फाइंड आउट करो इसको। सो ये आसान है, आप डायरेक्टली आप कह सकते हैं n गोज टू इनफाइनाइट पे 0 लग रहा है आपको, सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट 4 अपॉन n क्यूब। सो बेसिकली 4 अपॉन इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि n गोज टू इनफाइनाइट लिखा तो ये 0 हो गया। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये है कि फाइंड लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट -2 -3n पावर 6 अपॉन n पावर 6 प्लस 2, ये लिमिट आप लोग फाइंड आउट करो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं n गोज टू इनफाइनाइट इसमें लिखेंगे तो ऊपर इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वैसे तो हमें नहीं करना है। सो क्या आइडिया आएगा, क्या कैसे किया तुमने, n पावर 6 कॉमन ले लिया। यस, n पावर 6 कॉमन लेना है आपको। सो n पावर 6 सब लोग कॉमन ले सकते थे बट नहीं लिया आप लोगों ने। सो n पावर 6 यहाँ पे कॉमन आया तो -2 अपॉन n पावर 6 -3,
एंड यहाँ पर n पावर 6 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 प्लस 2 अपॉन n पावर 6। अब क्या होगा, हमें कैंसिल करना होगा इसको, n पावर 6 को n पावर 6 से। सो अभी हमारे पास कैसा आ गया है आंसर, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट क्या है, -2 अपॉन n पावर 6 -3 अपॉन, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट को ऊपर और नीचे लिख सकता हूँ, अभी भी मैंने प्रॉपर्टी बताया था 1 प्लस 2 अपॉन n पावर 6, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सो ऊपर जब लिमिट लगाऊंगा मैं, सो 2 अपॉन n पावर 6 पे n गोज टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, -3 का -3 ही रह जाएगा। सो ऊपर रह गया -3, नीचे कितना आ गया, 1 के ऊपर लिमिट लगाएंगे तो 1 ही रहेगा, एंड 2 अपॉन n पावर 6 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। सो 1 प्लस 0 इज 1, सो टोटल आंसर इज -3। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट 2n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। सो सॉल्यूशन, सो आपको n स्क्वायर कॉमन लेना है। सो ऊपर आ गया 2 प्लस n अपॉन n स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन n, यहाँ पर n स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। सो n स्क्वायर को n स्क्वायर से आप कैंसिल कर दीजिए और फिर आपको मिलेगा लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट 2 प्लस 1 अपॉन n अपॉन लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। आप देख सकते हैं ऊपर आएगा 2 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज 2। सो इस टाइप से आप जो है ये सब क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बट अभी कुछ थ्योरम्स हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले जो थ्योरम हम देखने वाले हैं वो सैंडविच थ्योरम करने वाले हैं। सैंडविच थ्योरम, सैंडविच क्या होता है, सैंडविच होता है जब दो ब्रेड के बीच में कुछ आप डाल देते हैं, देन उसको हम सैंडविच बोलते हैं, ठीक है। सो सेम ये थ्योरम उसी के लिए इसका नाम सैंडविच थ्योरम है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो सीक्वेंस हैं उनके बीच में कोई तीसरी सीक्वेंस हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब सैंडविच थ्योरम का ये है कि अगर जो लेफ्ट में जो सीक्वेंस है, जो राइट में जो सीक्वेंस है, अगर दोनों सीक्वेंस की लिमिट एक ही है, अगर दोनों सीक्वेंस किसी एक ही लिमिट पर कन्वर्ज कर रही है, जो बीच में सीक्वेंस होगी वो भी उसी पर कन्वर्ज करेगी। अभी मैं स्टेटमेंट को लिखता हूँ। सो स्टेटमेंट ये है, सपोज दैट सीक्वेंस an and bn be two sequences such that, इस टाइप की सीक्वेंस है सच दैट जो an की लिमिट इज इक्वल टू bn की लिमिट, दोनों की दोनों लिमिट सपोज l है। इस टाइप की सीक्वेंस है कि दोनों की लिमिट l है, एंड let sequence cn be a sequence such that, किस टाइप की सीक्वेंस है ये, such that for some k greater than 0
सीक्वेंस Cn इज इस टाइप से है कि An सबसे छोटी रहेगी, बीच में Cn आएगा एंड देन Bn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए, ठीक है ना। यानी एक टाइम के बाद में मान लो कि C1 C2 C3 C4 C100 के बाद में मान लो K100 है, K100 के बाद में इस टाइप का सिस्टम बन गया है कि An सबसे छोटा है, Bn सबसे बड़ा है एंड Cn उनके बीच में है। देन क्या होगा, सीक्वेंस सैंडविच हो जाएगी। देन यहां से स्टेटमेंट का कंक्लूजन है, देन लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट जो Cn है वो भी L होगा। ये सीक्वेंस का स्टेटमेंट है, ठीक है। सो बेसिकली स्टेटमेंट का कंक्लूजन ये है, अगर दो सीक्वेंस हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, दोनों की लिमिट अगर सेम है और उनके बीच में कोई और सीक्वेंस अगर आ जाती है तो उस सीक्वेंस की लिमिट भी सेम ही रहेगी, क्योंकि उससे बड़ी सीक्वेंस की लिमिट भी L है, उससे छोटी सीक्वेंस की लिमिट भी L है। सो बीच में जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट को भी L होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल से आप देखेंगे तो आप ज्यादा समझेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है ये, वो आपको यहाँ समझ में आएगा। फाइंड लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट साइन n अपॉन n। अगर आपसे ये पूछा गया है कि साइन n अपॉन n कितना होगा, ये आपको दिखाना है, ठीक है। अब n गोज टू इनफाइनाइट आप लगाएंगे तो साइन साइन जो है, तो आप n गोज टू इनफाइनाइट, जैसे 1 अपॉन n का तो आपने बता दिया 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 है, बट साइन n अपॉन n कैसे बताएंगे, क्योंकि साइन की वैल्यू तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग होती रहती है ना। बट एक चीज हमें पता है कि साइन की वैल्यू +1 से ज्यादा नहीं जा सकती और -1 से कम नहीं हो सकती है, ठीक है ना। -1 से लेके +1 के बीच में ही वो रोटेट करती रहती है। तो ये हम साइन के बारे में जानते हैं। सो देखो किस टाइप से सैंडविच में लगाता हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन। वी नो दैट -1 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, या फिर मॉडुलस मत लगाओ, -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ n लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n। ऐसा हम बोल सकते हैं। -1 से बड़ा होता है साइन की जो भी वैल्यू होती है किसी भी n के लिए, एंड 1 से छोटी रहती है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि -1 अपॉन n इज लेस देन इक्वल टू साइन n अपॉन n लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n, ठीक है ना, फॉर ऑल n, ठीक है ना। इसका मतलब हमारे पास कौन सी सीक्वेंस मिल गई, एक ये सीक्वेंस मिल गई, एक ये सीक्वेंस मिल गई, बीच में ये सीक्वेंस आ गई। तो फर्स्ट सीक्वेंस है -1 अपॉन n, n गोज टू इनफाइनाइट पे कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, -1 अपॉन n, n गोज टू इनफाइनाइट लगाऊंगा तो कहाँ जाएगी, सॉरी 0 पे जाएगी कि नहीं जाएगी। इतना सोचने वाली कौन सी बात आ रही है आप लोगों को, मेरे को ये नहीं समझ में आ रही है। सो देयरफॉर limit n goes to infinite, -1 upon n is less than equal to limit n goes to infinite sin n upon n, limit n goes to infinite 1 upon n। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी लिमिट 0 है, तो 0 is less than equal to limit n goes to infinite sin n upon n less than equal to 0। therefore by sandwich theorem, limit n goes to infinite sin n upon n is 0, क्योंकि इससे छोटी सीक्वेंस की लिमिट भी 0 आ रही है, बड़ी सीक्वेंस की लिमिट भी 0 आ रही है। सो इस सीक्वेंस की लिमिट भी हो गई है 0। ये है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम का एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, वो आप करना। सो फाइंड लिमिट सॉल्यूशन, क्वेश्चन है। फाइंड लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट -1 पावर n अपॉन 4n, ये आप फाइंड आउट करो।
का वेट कर रहा था। सो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो। सो आप ये देख सकते हैं कि जो -1/4n है, ये जो सीक्वेंस है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि हमेशा लेस देन इक्वल टू 1/4n रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि -1 करेंगे तो एक -1 आता है, एक और +1 आता है। ठीक है, तो माइनस वाला टाइम पे माइनस रहेगा, अदरवाइज इक्वल रहेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4n रहेगा, क्योंकि माइनस से तो हमेशा ग्रेटर ही रहने वाला है। तो यहाँ पर ये an आ गया लेफ्ट में, एंड राइट में आपका bn आ गया, बीच में ये सीक्वेंस हो गई। सो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट -1/4n कर लो आप, चाहे आप लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट 1/4n कर लो, दोनों में n गोज टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो 0 आएगा। तो जब लेफ्ट और राइट की सीक्वेंस की लिमिट जब 0 आ गया, तो मिडिल में सीक्वेंस जो सैंडविच हो गई है वो अपने आप 0 हो जाएगी। देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट -1/n/4n, ये भी 0 हो गया। एक एग्जांपल मैं करता हूं आप लोगों के लिए। ये है n फैक्टोरियल अपॉन n पावर n, ठीक है ना? ये सीक्वेंस है आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन n पावर n। सॉल्यूशन, इसको सैंडविच थ्योरम बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 0 से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n पावर n होगा? 0 से तो ग्रेटर देन, तो 0 हो गया, फिर 0 से बड़ा होगा, तो लेफ्ट की सीक्वेंस मैंने 0 मान लिया है। ठीक है, अभी n फैक्टोरियल को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको इक्वल टू लिखो n फैक्टोरियल को, तो मैं इस टाइप से लिखूंगा n-1 n-2 एंड सो ऑन 3 2 1 अपॉन n पावर n। ठीक है ना? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा, ये n है, क्या n-1 बड़ा होता है, छोटा होता है n से? n-1 की जगह पे n लिखूंगा तो वो हो जाएगा, n-2 की जगह पे भी n लिखूंगा तो बड़ा हो गया। इतना कहाँ तक लेके जाऊंगा? इस 2 तक लेके जाऊंगा मैं। n.1 अपॉन n पावर n, तो ये कितने n हो गए टोटल? n-1 हो गए ये टोटल। ठीक है ना? क्योंकि देखो 1 to n तक जाना था। ठीक है, सो यहाँ पे ये फर्स्ट आया है, सेकंड आया, थर्ड आया, यहाँ तक n-1 आया, और यहाँ पे 1 है ही। ठीक है ना? तो टोटल n-1 n हो गए यहाँ पर। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको इक्वल टू लिखूंगा तो n पावर n-1 अपॉन n पावर n, तो ये कितना हो गया? 1 अपॉन n हो गया। सो मैं ऐसा कह सकता हूँ 0 इज लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n पावर n लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू लगा चुका हूँ। एंड आप देख सकते हैं एक ये सीक्वेंस है, लेफ्ट में 0, राइट में 1 अपॉन n, दोनों की लिमिट कितना होती है? 0 ही होती है। लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, 0 की लिमिट भी 0 होती है, एंड लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n की लिमिट भी 0 होती है। Therefore, by sandwich theorem, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, देखो कितने आसानी से n फैक्टोरियल अपॉन n पावर n की लिमिट हमने 0 निकाल दिया है, अदरवाइज इस टाइप से नहीं निकाल पाते। सो वी विल स्टॉप हेयर फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे।